हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ओके, बिल्कुल फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। आप तो बहुत ही एनर्जेटिक दिख रहे हैं, आप लोग बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं, वेरी गुड। आज हम लोगों को, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था मोशन। अब हम लोग सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब हम लोग सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? चैप्टर फर्स्ट, मोशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? चैप्टर सेकंड, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, देखिए, लाइफ में हर चीज का एक काज होता है, एक कारण होता है बच्चों। जब तक हमारे लाइफ में किसी चीज का कोई कारण नहीं होता है तब तक वो चीज हैपेंड नहीं होती है। तो वैसे अब आपके लाइफ में तमाम ऐसे पॉजिटिव काजेज आ गए हैं, तमाम ऐसी सकारात्मक चीजें आ गई हैं कि अब आपको लाइफ में आगे बढ़ते ही जाना है। अब आपको आगे बढ़ते ही जाना है, आपको कभी रुकने का नाम नहीं लेना है। क्योंकि ये बात तो पता होगी आपको कि हर एक मंजिल की शुरुआत पहले कदम से होती है। एक एक कदम करके, एक एक कदम करके, और एक दिन होता है कि आप अपनी सफलता के, आप अपनी सक्सेस के एपेक्स पर होते हैं, चरम बिंदु पर होते हैं, एपेक्स पर होते हैं। फिर उस समय आपको चैलेंज करने वाला कोई नहीं होता है। तो वैसे ये हमारा जो 9th क्लास है, ये पहली सीढ़ी है, ये पहला स्टेप है जहाँ से आपके हर एक फील्ड के प्रिपरेशन की शुरुआत होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट ये जो 9th क्लास की स्टार्टिंग है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करें, जिससे अब आपको इतने अच्छे होते जाएं, इतने आगे बढ़ते जाएं कि आपके लिए सब कुछ इजी हो जाए। आपको हर एक एग्जाम, हर एक कंपटीशन और लाइफ की हर एक चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करना आपके लिए एक नॉर्मल चीज हो जाए। तो इसलिए अब आपको अपनी रूटीन में, अपने स्टडी में, अपने सब कुछ में पंक्चुअल हो जाना है, उसमें डेडिकेटेड हो जाना है, उसमें गोल ओरिएंटेड हो जाना है, उसमें टाइम बाउंड हो जाना है। आपको अपने टाइम को नहीं किल करना है, आपको अपने समय को नहीं बर्बाद करना है, और आपको अपने समय के हिसाब से गोल बना करके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने लक्ष्य का पीछा करते जाना है। आपको पता है ना, आपको पता है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस में चलेंगे, आप सिस्टमेटिक ढंग से, रेगुलर तरीके से आप काम करते रहेंगे, तो एक दिन आप जो है वो जरूर अपनी मंजिल को पाएंगे। ओके, वेरी गुड। देखिए, हम डिस्कस करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये आपका सेकंड चैप्टर है, ये आपका सेकंड चैप्टर है। यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, एक है फोर्स, एक है लॉज ऑफ मोशन। तो एक तो हमें देखना है कि फोर्स क्या है, दूसरा देखें कि उसके लॉज क्या है, क्या उसके लॉज क्या है। ओके स्टूडेंट, इसमें कुछ कहानी है, आपको मैं कहानी सुना दूं। आपको पता है फोर्स के विषय में पहले सिस्टमेटिक स्टडी बहुत कम ही की गई थी। सबसे पहले एक अरस्तु आए, अरस्तु ने फोर्स के विषय में स्टडी किया, जिनको आप अरिस्टोटल कहते हो या अरिस्टोटिल कहते हो। तो अरस्तु ने जब फोर्स के विषय में स्टडी किया तो उनकी स्टडी जो थी वो ऑब्जर्वेशन पर थी। जो चीज उन्होंने कुदरत में, नेचर में देखा, उसी को उन्होंने एक रूल के रूप में या लॉ के रूप में बना दिया। उन्होंने क्या देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव करा के छोड़ दीजिए तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो रेस्ट में आ जाती है। तो उन्होंने ये सोचा कि किसी भी बॉडी की जो नेचुरल स्टेट होती है वो उसकी रेस्ट स्टेट होती है। क्या होती है? रेस्ट स्टेट होती है। और उन्होंने ये बात कही कि किसी भी बॉडी को
एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलाने के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस एक उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम अरस्तु की बात को मानते हैं, अरिस्टोटल की बात को मानते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग द नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी इज द रेस्ट स्टेट। किसी बॉडी की नेचुरल स्टेट रेस्ट स्टेट होती है, मेरी बॉडी चाहती है मैं रेस्ट में रहूं। दूसरी बात उन्होंने क्या साझा की, दूसरी बात उन्होंने कहा कि किसी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराने के लिए हमें एक कांस्टेंट फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। हालांकि ये सही बात नहीं थी, ये ट्रू नहीं था, लेकिन उस समय चूंकि सिस्टमेटिक स्टडीज की नहीं हुई थी, इसलिए माना गया कि ये ट्रू होता है। इसको हम बोलते हैं अरिस्टोटल फाल्सी, इसको हम लोग अरिस्टोटल फाल्सी के नाम से बोलते हैं। तो अरस्तु की ये दोनों बातें जो है वो ट्रू नहीं थी। पहली बात ये कि बॉडी की नेचुरल स्टेट रेस्ट स्टेट होती है, मीन्स हर एक बॉडी की जो स्वाभाविक अवस्था है, नेचुरल स्टेट है, वो रेस्ट स्टेट होती है, ये भी सही नहीं है। और दूसरी बात ये बात कि किसी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराने के लिए हमें उस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ये बात भी उनकी सही नहीं थी। बाद में अरस्तु के बाद दूसरे साइंटिस्ट कौन आए, आप लोग उनका नाम जानते होंगे, गैलीलियो। कौन आए? गैलीलियो। रेज योर हैंड, कौन गैलीलियो को जानता है? वेरी गुड, गैलीलियो आए। उनका नाम था गैलीलियो गैलीली। क्या नाम था? गैलीलियो गैलीली। अब गैलीलियो गैलीली ने सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी किया मोशन के विषय में। क्या किया उन्होंने? सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी किया उन्होंने क्या किया था सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी में? गैलीलियो ने एक इंक्लाइन प्लेन लिया था, एक इंक्लाइन प्लेन लिया था और यहाँ से एक बॉडी को ऐसे जो है वो रिलीज कर दिया। एक इंक्लाइन प्लेन लिया, यहाँ से एक बॉडी को रिलीज कर दिया। जब एक बॉडी को रिलीज कर दिया तो जैसे जैसे नीचे आई वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, उसकी स्पीड बढ़ती गई और कहा उन्होंने कि ये एक्सेलरेट हो रही है। उन्होंने क्या कहा कि ये एक्सेलरेट हो रही है। और जब उन्होंने क्या किया तो पहला काम उन्होंने क्या किया कि एक इंक्लाइन प्लेन लिया, उस इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रोल कराया। जैसे जैसे बॉडी नीचे की ओर आ रही थी उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी, उन्होंने कहा वो एक्सेलरेट कर रही है। फिर उन्होंने क्या किया, इधर दूसरा इंक्लाइन प्लेन अप्लाई कर दिया, इधर उन्होंने दूसरा इंक्लाइन प्लेन ऐसे लगा दिया। जब ये बॉडी दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर चढ़ने लगी तो उसकी स्पीड कम हो गई, तो उन्होंने कहा रिटार्ड कर रही है। और लास्ट में उन्होंने क्या किया, इस इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया? उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि जब कोई बॉडी एक इंक्लाइन प्लेन से नीचे की ओर आ रही है तो एक्सलेट कर रही है, इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की ओर जा रही है तो वो रिटार्ड कर रही है। अब और ये भी देखा कि इंक्लाइन प्लेन पर जितनी हाइट से एक ऑब्जेक्ट इधर से आती है दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर उतनी ही हाइट तक जाती है। अब अगर हम दूसरे इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर दें तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा चलती रहना चाहिए, ना एक्सेलरेट करना चाहिए ना डीएक्सेलरेट करना चाहिए। तो गैलीलियो ने क्या कहा? गैलीलियो ने कहा कि नहीं, किसी भी बॉडी की जो नेचुरल स्टेट होती है वो मोशन स्टेट होती है। क्या होती है? मोशन स्टेट होती है। और किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन अब्सेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन अब्सेंट होना चाहिए। जब हम किसी बॉडी को किसी सरफेस पर रोल करा देते हैं तो थोड़ी डिस्टेंस चलने के बाद वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो गैलीलियो ने ये कहा कि किसी बॉडी की नेचुरल स्टेट मोशन स्टेट होती है और किसी बॉडी को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए हमें किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दो बातें गैलीलियो ने बताई। पहली बात ये बताई कि किसी बॉडी की
नेचुरल स्टेट मोशन स्टेट होती है। और दूसरी बात ये बताई कि किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए कोई फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता। आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। तो आपका आंसर क्या होगा? 0। आंसर क्या होगा? 0। ये गैलीलियो के अकॉर्डिंग है। तो गैलीलियो, इसको बोलते हैं गैलीलियो लॉ। तो गैलीलियो ने डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन लिए और उन इंक्लाइन प्लेन पर बॉल को रोल करा करके ये एक्सपेरिमेंट किया और अपना ये ला दिया। ये रही कहानी गैलीलियो की। इसके पहले कहानी किसकी बताया? अरस्तु की। अब इसके बाद जिस ईयर गैलीलियो की डेथ हुई थी उसी ईयर न्यूटन पैदा हुए थे। जिस ईयर गैलीलियो की डेथ हुई उसी ईयर न्यूटन पैदा हुए थे। बाद में न्यूटन ने, जिसको आप बोलते हो सर आइजैक न्यूटन, ग्रेट साइंटिस्ट, तो बाद में सर आइजैक न्यूटन ने मोशन की एक सिस्टमेटिक स्टडी किया और उन पर एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन किए और उन्होंने मोशन को एक साइंटिफिक टर्म दिया और साइंटिफिक टर्म दे करके के मोशन की स्टडी करने के लिए अपने 3 लॉज दिए। क्या किए? अपने 3 लॉज दिए, जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ मोशन। तो मोशन की सबसे पहले सिस्टमेटिक स्टडी किया आइजैक न्यूटन ने और इन्होंने फोर्स को सिस्टमेटिकली डिफाइन किया और किसी भी बॉडी की स्टडी करने के लिए 3 लॉज दिया, जिनको लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जो अभी आगे हम स्टडी करेंगे। तो मेनली 3 लोगों की कहानी आई, अरस्तु की, गैलीलियो की और न्यूटन की। लेकिन न्यूटन ने चीज़ों को साइंटिफिक मेथड से ऑब्जर्व किया, उसके बाद उस पर वर्क किया। वर्क करने के बाद जो आउटपुट आया उसको लॉज के रूप में एक्सप्रेस किया, इसलिए उन्हें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? हाउ फोर्स कैन बी अप्लाइड। फोर्स को अप्लाई किया कैसे जा सकता है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज क्या होते हैं? व्हाट आर द कंटैक्ट फोर्सेज, व्हाट आर नॉन कंटैक्ट फोर्सेज। ये हम लोग स्टडी करेंगे और फिर आगे हम लोग स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसका मतलब ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको देखिए कहानी सुनने को भी मिली गैलीलियो की, अरस्तु की और न्यूटन की। तो अब हम चलते हैं 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, आप में भी कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको न्यूटन बनना होगा, जो न्यूटन बन सकते हैं। आप में भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आइंस्टीन बन सकते हैं। आप में भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब्दुल कलाम बन सकते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकते हैं। तो आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है उसको हमें एक्सप्लोर करना है और एक दिन पूरे वर्ल्ड में आपको नाम करना है। जैसे CV रमन अपने यहाँ थे साइंटिस्ट, सर CV रमन को नोबेल प्राइज मिला, वैसे आपको भी नोबेल प्राइज मिलेगा। ओके, चलो देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग है, पहली कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट 1, स्टेट ऑफ ए बॉडी। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? स्टेट ऑफ ए बॉडी। क्या करेंगे? स्टेट ऑफ ए बॉडी। पहली कॉन्सेप्ट हमारी है किसी बॉडी के हम स्टेट की बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये स्टेट का मतलब क्या होता है? बॉडी तो आप जानते ही हो, वो ऑब्जेक्ट जिसकी आप स्टडी करते हो उसको हम बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। तो पहले चैप्टर देखिए, चैप्टर 2, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आपका पहली कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1, C01 का मतलब क्या हुआ? C का मतलब होता है कॉन्सेप्ट और 0 मतलब पहली कॉन्सेप्ट। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेट ऑफ ए बॉडी। अब स्टेट ऑफ बॉडी स्टूडेंट्स, जब आप अपने आसपास डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं
तो कैसे दिखेंगी आपको? कोई कार देखेंगे तो कैसे दिखेगी? मोशन में। कैसे दिखेगी? मोशन में। आप अपनी चेयर को देखेंगे किस में दिखेगी? रेस्ट में। तो जब भी आप अपने आसपास किसी ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे तो वो या तो आपको किस में दिखेगी? मोशन में। या तो किस में दिखेगी? रेस्ट में। किस में दिखेगी? मोशन में या तो रेस्ट में। तो इसी को बोलते हैं बेटा स्टेट ऑफ बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेट ऑफ बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेट ऑफ बॉडी। तो आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो या तो रेस्ट में दिखेंगी या तो मोशन में दिखेंगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी केवल 2 ही स्टेट होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब भी आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अपने अड़ोस पड़ोस में देखोगे तो केवल 2 ही स्टेट में दिखेंगी। या तो वो दौड़ती हुई दिखेंगी, आप कहोगे स्टेट ऑफ मोशन में है, या तो आपको रुकी हुई दिखेंगी, आप कहोगे स्टेट ऑफ रेस्ट में है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट की 2 ही स्टेट होती हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ठीक है सर, आपने बता दिया कि किसी ऑब्जेक्ट की 2 स्टेट होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, लेकिन अब क्वेश्चन आता है इनकी स्टेट चेंज कैसे होगी? हाउ वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को कैसे चेंज करें? सपोज कर लो आप रेस्ट में हो, बैठे हो, क्लास में स्टडी कर रहे हो, मैं चाहता हूं आप मोशन में आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? और अगर कोई बाल है वो मोशन में है, हम उसे रोकना चाहते हैं, रेस्ट में लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मीन्स व्हाट वी हैव टू अप्लाई। कोई ना कोई चीज होगी जो उसकी स्टेट को चेंज करेगी। जो चीज उस स्टेट को चेंज करेगी उसी चीज का नाम क्या है? फोर्स। क्या है बच्चों? फोर्स। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स वो चीज होती है, वो फैक्टर होता है, वो एक्सटर्नल एजेंसी होती है जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे। क्या कर दे? चेंज कर दे। कौन सी स्टेट को? स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को। तो फोर्स वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे। अगर हम इस दीवार पर फोर्स अप्लाई करें, देखो ये, ठीक ना, ये देखो, ये क्या ये चेंज हो गई स्टेट? नहीं चेंज हो गई, बट वी आर ट्राइंग टू चेंज द स्टेट। इट मीन्स force is a external cause that can change the state of a body or try to do so. फोर्स वो एक्सटर्नल काज होता है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे या चेंज करने के लिए कोशिश करे, ट्राई करे। जब हम किसी वाल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वाल स्टेट तो नहीं चेंज हो जाती ना, रेस्ट से मोशन में तो नहीं आ जाती ना, बट वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी लाइटर ऑब्जेक्ट को अप्लाई करते हो फोर्स तो वो मोशन में आ जाती है। तो यहाँ से आपको डिफिनेशन मिल गई कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी और ट्राई टू डू सो। फोर्स वो एक्सटर्नल काज है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है सर, अब हमें फोर्स आ गया, क्या होता है बताओ। अच्छा, क्या होता है फोर्स? तो फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर से अप्लाई किया गया फैक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, चेंज करने की कोशिश करे।
तो फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेंसी और एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ वी अप्लाई द फोर्स, फोर्स को हम अप्लाई कैसे करें। तो अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, देखिए ये अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो हमें फोर्स अप्लाई करना है। देखो ये रेस्ट स्टेट में है, इसकी स्टेट को चेंज करना है, मोशन में लाना है। देखिए ये मोशन में आ गई, मोशन में आ गई ना, मैंने क्या किया, पुल किया। क्या किया, पुल किया, फोर्स अप्लाई किया पुलिंग फॉर्म में, तो ये बॉडी रेस्ट से मोशन में आ गई। और क्या कर सकता हूं, देखिए बुक है ना, हमें इसकी स्टेट को चेंज करना है। ये देखिए ये फोर्स अप्लाई किया, ये मोशन में आ गई, तो हमने क्या किया, पुश किया। क्या किया, पुश किया। इट मीन्स फोर्स को किसी बॉडी पर पुल के फॉर्म में या पुश के फॉर्म में हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उसकी स्टेट चेंज हो जाए या चेंज होने के लिए हम ट्राई करें। तो फोर्स इज अ पुश और पुल, फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी और ट्राई टू डू सो। फोर्स वो पुश या पुल है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे। ओके, ये बात समझ में आई। अब हम आपको तो फोर्स की डिफिनेशन, अब आप क्या लिखोगे, छोटे क्लास में फोर्स की डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि फोर्स इज अ external cause that can change the state of a body or try to do so. It is in the form of push or pull. It is in the form of pull. Okay, हम डिस्कस कर रहे थे कि चलो फोर्स को डिफाइन करें स्टूडेंट्स। देखें कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए फोर्स इज अ पुश और पुल that can change the state of a body or try to do so. फोर्स वो पुश या पुल है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर दे या चेंज करने के लिए ट्राई करे, चेंज करने के लिए ट्राई करे। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ वी अप्लाई द फोर्स। फोर्स हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक बॉडी को टच करके, मीन्स अगर हम एक बॉडी को टच करके, और एक हम जो है विदाउट टच के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स को अप्लाई करने के दो मेथड हैं, एक बॉडी को टच करके, एक विदाउट टच किए। तो फोर्स की डिफिनेशन आपने देखा कि फोर्स एक एक्सटर्नल काज है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे या चेंज करने के लिए कोशिश करे या चेंज करने के लिए ट्राई करे। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉज, एक होता है इफेक्ट। क्या होता है, एक होता है कॉज, एक होता है कॉज, एक होता है इफेक्ट। एक होता है कॉज, एक होता है इफेक्ट। अब आप सोचेंगे ये क्या है सर, आप इतने मेहनत से क्लास में आते हैं, इतने दूर से आते हैं, इतने पंक्चुअल होके आते हैं, इतने डेडिकेशन से पढ़ते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, इतनी रूटीन से पढ़ते हैं, ये काज है। अब कल को आप IITian बन जाएंगे, कल को आप MBBS बन जाएंगे, कल को आप IAS बन जाएंगे, कल को आप PCS बन जाएंगे, कल को आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बन जाएंगे, कल को आप साइंटिस्ट बन जाएंगे। वो क्या है, इफेक्ट है। क्या है, इफेक्ट है। तो काज रहा आपकी हार्ड वर्किंग, इफेक्ट रहा उसका रिजल्ट। जैसे जब हम कहीं फायर बर्न हो रही होती है तो अपना हाथ रखते हैं तो हमें हीट मिलती है, तो हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो हीट क्या है, कॉज, टेम्परेचर चेंज क्या है, इफेक्ट है। इसी तरीके से कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर उसको मोशन में लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और कोई बॉडी अगर मोशन में है, उसको रेस्ट में लाना है, तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स एक काज है। फोर्स क्या है, एक काज है
मीन्स रीजन है जिसको जब आप किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, वो रेस्ट से मोशन में आ जाती है या मोशन से रेस्ट में आ जाती है। तो मोशन एक इफेक्ट है, फोर्स एक काज है। अभी तक के चैप्टर 1 में हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि कोई भी बॉडी रेस्ट से मोशन में क्यों आई, कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में क्यों आई। हमने वहां केवल ये पढ़ा था पोजीशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये चीजें हमने पढ़ी। हमने उसके इफेक्ट के विषय में स्टडी किया था। तो इफेक्ट क्या है, मोशन है। इफेक्ट क्या है, मोशन है। और कॉज क्या है, फोर्स है। कॉज क्या है, फोर्स है। काज क्या है, फोर्स है। तो फोर्स इज द काज और मोशन इज द इफेक्ट। तो हमें काज और इफेक्ट की स्टडी करना है, मींस फोर्स एंड मोशन की स्टडी करना है। तो अभी तक हम लोग इफेक्ट की स्टडी कर रहे थे, मोशन की स्टडी कर रहे थे, काज की स्टडी नहीं कर रहे थे। अब हम जो है वो काज की स्टडी करेंगे। इसी तरीके से हमने बताया कि हीट काज है, टेम्परेचर उसका इफेक्ट है, ठीक है ना। चार्ज इन मोशन काज है, करंट उसका इफेक्ट है। तो पूरे यूनिवर्स में बेटा बिना काज के कोई चीज नहीं होती ना। हर चीज का कारण होता है ना, एक काज होता है ना, एक रीजन होता है ना। तो वैसे अगर किसी बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है, वो रेस्ट से मोशन में आ रही है या मोशन से रेस्ट में आ रही है या अपनी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो कोई काज होगा, उसी काज का नाम है फोर्स। ओके, तो देखिए अब स्टेट तो हमने आपको स्टेट ऑफ ए बॉडी बता दिया कि स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, दो स्टेट होती हैं। अब इस चेंज इन स्टेट की बात करेंगे। देखिए चेंज इन स्टेट की बात करेंगे। चेंज इन स्टेट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, क्या स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मैंने क्या क्या स्टडी किया कि अरस्तु की कॉन्सेप्ट क्या थी, गैलीलियो की कॉन्सेप्ट क्या थी, न्यूटन की कॉन्सेप्ट क्या थी, न्यूटन ने क्या किया, तीनों की कहानी सुना। फिर हमने देखा कि फोर्स क्या है, फोर्स को डिफाइन किया। फिर हमने कहा स्टेट ऑफ द बॉडी क्या है, वो डिफाइन किया। अब हम बताने चल रहे हैं, डिस्कस करने चल रहे हैं चेंज इन स्टेट क्या है। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है। देखिए इसको हम आपको पिक्चर के थ्रू बता रहे हैं, डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। जरा ध्यान से आप देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इधर सामने देखिए, ये एक बॉडी है। ये क्या है, एक बॉडी है। किस पॉइंट पर है ये किस पॉइंट पर है बच्चों, देखिए ये P पॉइंट, ये O पॉइंट पर है। ये एक बॉडी है, O पॉइंट पर है। देखिए किस में है, रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में है। वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड है, आराम फरमा रही है। मीन्स ये एक बॉडी है जो कि किस स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है। अब क्या हुआ, आप देखें थोड़ी देर के बाद जब आपने देखा, ये था t=0 सेकंड पर, t=0 सेकंड पर। और जब आप t=t सेकंड पर जाकर किसी बॉडी से मिले,
जब आप t=t सेकंड पर मिले तो बॉडी देखो किस में आ गई, मोशन में आ गई। किस में आ गई, मोशन में आ गई। तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो गई। हम क्या कहेंगे, इस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो गई। ऑब्जेक्ट रेस्ट थी, रेस्ट से किस में आ गई, मोशन में आ गई। रेस्ट से किस में आ गई, मोशन में आ गई। अब आप स्टूडेंट्स बताओगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा, व्हाई दिस हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ होगा। क्या ये बिना किसी के पुश किए या पुल किए ये रेस्ट से मोशन में आई होगी? नो, नहीं पॉसिबल कि कोई बॉडी रेस्ट में हो अपने आप तो मोशन में आएगी नहीं, कोई ना कोई उसको पुश और पुल किया होगा। इसका मतलब इस पर एक पुशिंग या पुलिंग कुछ ना कुछ अप्लाई किया गया होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन बताओ, इस पर पुश या पुल किधर अप्लाई किया गया होगा, राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में। देखिए ये बॉडी किधर मोशन में आई, राइट में आई। इसका मतलब इस पर एक पुश या पुल अप्लाई किया गया होगा और किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो इसी के वजह से ये रेस्ट से मोशन में आई। इसका मतलब क्या हुआ, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, सामने देखो। इसका मतलब ये हुआ फोर्स कैन चेंज द state of rest of a object. Force can change the state of rest of a object. इसका मतलब ये हो गया फोर्स किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है। क्या कर सकता है, फोर्स किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है। ये फोर्स का पहला इफेक्ट हो गया। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। देखिए बॉडी यहाँ रेस्ट में थी, मोशन में आ गई, तो ये स्टेट चेंज हो गई। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। और फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई हुआ जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन में थी। ये पहला केस हो गया। अब सेकंड केस देखिए। केस सेकंड देखिए। फर्स्ट केस में आपने देखा कि फोर्स किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकती है। क्या कर सकती है स्टूडेंट्स, रेस्ट से मोशन में ला सकती है। अब सेकंड केस हम देखें। सेकंड केस देखिए। ये कोई एक ट्रैक है या कोई एक पाथ है। इस पर ये कोई एक ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से जा रही थी। इस पर कोई एक ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से जा रही थी, ओ पॉइंट पर थी। थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम जब हमने देखा तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गई। थोड़ी देर के बाद जब हमने देखा ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ये यहां पर आ गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। यहां पर क्या थी, मोशन स्टेट में थी। यहां पर क्या आ गई, रेस्ट स्टेट में आ गई। मींस बॉडी की स्टेट मोशन से किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। मोशन से किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। क्या स्टेट चेंज हुई या नहीं, चेंज हुई। यस, स्टेट चेंज हो गई। वेरी गुड, ब्रिलियंट स्टूडेंट, स्टेट चेंज हो गई। मीन्स मोशन से रेस्ट में आ गई। अब अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये बताओ क्या इस पर फोर्स अप्लाई किया गया होगा या नहीं, अप्लाई किया गया होगा। वेरी गुड, बिना फोर्स के किसी बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो सकती, इस पर फोर्स अप्लाई किया गया होगा। अगला क्वेश्चन बताइए बच्चों, किस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया होगा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। देखिए ये बॉडी जब आप दौड़ रहे हो तो जिधर आप दौड़ रहे हो उसके अपोजिट में फोर्स अप्लाई किया जाए तो आप रुक जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया गया होगा, ये बॉडी राइट डायरेक्शन में जा रही थी तो यहाँ पर फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई किया गया होगा। देखिए यहाँ पर फोर्स किधर अप्लाई किया गया, उधर देखिए लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई किया गया होगा। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में ला सकता है। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में ला सकता है।
बट इन दिस केस, इस केस में फोर्स आपको किधर अप्लाई करना पड़ेगा, जिधर बॉडी मोशन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर बॉडी मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब भी कोई बॉडी मोशन में हो, आप उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करें तो वो बॉडी मोशन से रेस्ट में आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, आपने दो केसेस देख लिया कि फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट एंड फोर्स कैन स्टॉप अ बॉडी इन मोशन। फोर्स कोई बॉडी रेस्ट में हो तो उसको मोशन में ला सकता है, कोई बॉडी मोशन में हो तो उसको रेस्ट में ला सकता है। ये सेकंड केस हो गया। लेकिन दोनों में याद रखना, फर्स्ट केस में जब बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाया तो आपको फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन में है। और जब आपने मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाया तो देखिए फोर्स हमने मोशन के अपोजिट अप्लाई किया। तो जब आप फोर्स मोशन के अपोजिट अप्लाई करेंगे तो बॉडी मोशन से रेस्ट में आ जाएगी, और जब आप मोशन के डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। ये सेकंड केस हो गया। ये सेकंड केस समझ में आया बच्चों? ओके, सेकंड केस समझ में आया? समझ में आ गया। ये मोशन से रेस्ट में आ गई। अब हम इससे दो कंक्लूजन आपके पास अभी तक आ गए कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। नंबर फर्स्ट केस, फोर्स कैन move a body at rest and force can stop a moving body। अब केस थर्ड हम देखते हैं क्या होता है। केस थर्ड में देखिए आप, केस थर्ड में देखिए, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये यू मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। किस पॉइंट पर थी? पी पॉइंट पर थी। किस डायरेक्शन में जा रही थी? ईस्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में जा रही थी? ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी। देखिए इस डायरेक्शन में जा रही थी। उसके बाद कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम सेम बॉडी देखिए किधर टर्न हो गई? साउथ में। इधर देखिए, साउथ में। देखिए अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, पहले पी पॉइंट पर थी, यू मीटर पर सेकंड से जा रही थी। किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। आफ्टर सम टाइम सेम ऑब्जेक्ट किधर जाने लगी? साउथ में। किधर जाने लगी? साउथ में। किस वेलोसिटी से? यू मीटर पर सेकंड से। देखिए पहले भी यू मीटर पर सेकंड थी, अब भी यू मीटर पर सेकंड है। इसकी स्पीड नहीं चेंज हुई, केवल क्या चेंज हुई? डायरेक्शन। क्या चेंज हुई? डायरेक्शन। ये पहले ईस्ट में थी, अब साउथ में जाने लगी। अब आप बताइए सभी स्टूडेंट, क्या इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हुआ होगा या नहीं? ओके, अप्लाई हुआ होगा, तभी बॉडी की डायरेक्शन चेंज हुई। बिना फोर्स अप्लाई किए, बिना फोर्स एग्जर्ट किए किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ होगा, फोर्स इज अप्लाइड। अगला क्वेश्चन बताइए बच्चों, यहां पर फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा? फर्स्ट वाले केस में आपने फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई किया था जिधर बॉडी मोशन में थी। सेकंड केस में आपने फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया। यहां आपको बताना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ होगा, बताइए। यहां पर फोर्स देखिए, वेलोसिटी किधर है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी अगर आपकी ईस्ट डायरेक्शन में है और इस पर फोर्स अगर आप परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे 90 डिग्री पर, देखिए वेलोसिटी है ईस्ट डायरेक्शन में, वेलोसिटी है ईस्ट डायरेक्शन में, अगर फोर्स इसके परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, स्पीड नहीं चेंज होगी। तो इस केस में इस बॉडी पर फोर्स
इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई हुआ होगा। ये बॉडी पहले ईस्ट में जा रही थी, फोर्स आपने अप्लाई किया, ये साउथ में जाने लगी, तो फोर्स इस बॉडी के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई हुआ होगा। तो जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस बॉडी की स्पीड नहीं चेंज होती, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस केस में इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये आपके साउथ में जाने लगी। इससे क्या कंक्लूजन निकला स्टूडेंट्स? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। देखिए यहाँ पर ये पहले जा रही थी ईस्ट में, अब जाने लगी ये साउथ में, तो इस पर फोर्स अप्लाई किया होगा और फोर्स की डायरेक्शन होगी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, या जिधर पहले इनिशियल बॉडी जा रही थी उसके 90 डिग्री पर। ये आपका थर्ड केस हो गया। क्या हो गया? थर्ड केस हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इसके प्रीवियस क्लास में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस किया था। अब बताइए क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स एक्ट करेगा या नहीं? यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, और जहां डायरेक्शन चेंज होती है देखिए वहां पर फोर्स जरूर अप्लाई होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है, और वो फोर्स किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द सेंटर। किधर होगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो ये आपका थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस हम लोग देखेंगे। फोर्थ केस देखेंगे। फोर्थ केस देखेंगे। फोर्थ केस में देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। किस स्पीड से जा रही? देखिए यू मीटर पर सेकंड से। किससे जा रही है? यू मीटर पर सेकंड से। अब आपने क्या किया? आप दौड़ रहे थे और मैंने क्या किया? बदमाशी किया। मैं जिधर आप दौड़ रहे थे उसी डायरेक्शन में पुश कर दिया, तो क्या होगा? आपकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब आप देखिए ये बॉडी यू मीटर पर सेकंड से जा रही थी, और थोड़ी देर के बाद जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखा तो हमें इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड दिखी। कितनी दिखी? v मीटर पर सेकंड दिखी, और v इज ग्रेटर देन u। v इज ग्रेटर देन u। इसका मतलब बॉडी क्या हुई है? स्पीड अप हुई है। क्या हुई है? स्पीड अप हुई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऑब्जेक्ट है, P पॉइंट पर है, इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही है। P पॉइंट पर है, इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही है। आफ्टर सम टाइम हमने ऑब्जर्व किया कि सेम बॉडी जो है वो v वेलोसिटी से जाने लगी। सेम बॉडी v वेलोसिटी से जाने लगी, और v इज ग्रेटर देन u। इसका तो बॉडी स्पीड अप हो गई। क्या हो गई? स्पीड अप हो गई। तो आप बताइए क्या इस पर फोर्स अप्लाई किया गया होगा या नहीं? यस, किया गया होगा। किया गया होगा। विदाउट फोर्स अप्लाई किए कोई बॉडी स्पीड अप हो ही नहीं सकती है। आप बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें पेट्रोल, जब आप एक्सीलरेटर लेते हैं तो मोर पेट्रोल उसमें पावर करते हैं, डीजल, तब फिर वो जो है स्पीड अप होती है। तो यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई किया गया होगा। वेरी गुड। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि फोर्स तो अप्लाई किया गया होगा। अब अगला क्वेश्चन स्टूडेंट बताइए, फोर्स किधर अप्लाई किया गया होगा? जिधर बॉडी मोशन में है या उसके अपोजिट में? मींस फोर्स राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? यहाँ पर बताइए, देखते हैं कौन आज का हमारा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कौन केबीसी खेलेगा, देखते हैं कौन 1 करोड़ जीतता है। बताइए बच्चों, फोर्स किधर अप्लाई किया गया होगा? राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में? बताइए। वेरी गुड।
यू आर विनर। फोर्स राइट डायरेक्शन में अप्लाई किया गया होगा। रीजन क्या है, स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया होगा, राइट में अप्लाई किया गया होगा, तभी स्पीड इंक्रीज हुई है। इसका क्या कंक्लूजन हुआ, सुनो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हो उसी डायरेक्शन में उसको पुश कर दिया जाए तो स्पीड अप हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई बॉडी स्पीड अप हुई है तो उस पर फोर्स अप्लाई किया गया होगा, जिधर बॉडी जा रही सेम उसी डायरेक्शन में अप्लाई किया गया होगा। ओके, इट मीन्स force can speed up a body, force can speed up a body। अब हम एक सेकंड केस लेते हैं, फिफ्थ केस लेते हैं। फिफ्थ केस में देखिए आप लोग, फिफ्थ केस में देखिए, देखिए लुक फ्रंट, इधर देखो बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही, यू वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही, यू वेलोसिटी से। और हमने आफ्टर सम टाइम जब बॉडी को ऑब्जर्व किया, किस वेलोसिटी से मूव कर रही, वी वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी। देखिए, और फाइनल इनिशियल से कम है, फाइनल इनिशियल से कम है, तो बताइए स्पीड अप हुई है या स्लो डाउन हुई है। ये आपका स्लो डाउन हुई है। क्या हुई है बच्चों, स्लो डाउन हुई है। इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होगी। क्या है, डिक्रीज हुई है। तो अब आप बताइए, क्या यहाँ फोर्स अप्लाई किया गया होगा या नहीं। इज फोर्स एक्सर्टेड हियर और नॉट। यस, वेरी गुड, यू आर गुड स्टूडेंट। बिल्कुल सही बताया आपने, फोर्स अप्लाई किया गया होगा, फोर्स अप्लाई किया गया होगा। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तभी कोई ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगी, उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। आप क्या करते हो, जब आप अपनी बाइक चलाते हो, अब बाइक चलाने के बाद ब्रेक अप्लाई करते हो, तो उस केस में क्या होती है, आपकी बाइक स्लो डाउन होती है। तो आप ब्रेक अप्लाई करके फोर्स अप्लाई करते हो। इसका मतलब कोई बॉडी स्लो डाउन हो रही है तो उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, देखते हैं। आज हम खेलेंगे जीत और छप्पर फाड़ के, देखते हैं 2 करोड़ का क्वेश्चन है, कौन जीतता है। ये बताइए स्टूडेंट कि यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया होगा, राइट डायरेक्शन में जिधर बॉडी मोशन में है, या लेफ्ट डायरेक्शन में जिधर बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। देखते हैं, टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, वेरी गुड, राइट आंसर। इस केस में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया गया होगा। फोर्स किधर अप्लाई किया गया होगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में। जब आप दौड़ रहे हो, रन कर रहे हो, अगर हम आपको पीछे से पुश कर ले तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई बॉडी रिटार्ड हो रही होती है, जब भी कोई बॉडी स्लो डाउन हो रही होती है, तो उस पर फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस केस में फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, डेली लाइफ में कहीं ऐसा आप देखते हो, हाँ देखते हो, वेरी गुड, साइंटिस्ट, यू आर लाइक ए साइंटिस्ट, वेरी गुड। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हो, किधर, अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हो, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाती है, स्लो डाउन होती जाती है। फोर्स किधर लगता है बच्चों, डाउनवर्ड। कौन अप्लाई करता है, अर्थ। कितना, mg। तो जब किसी बॉडी को हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो वो स्लो डाउन होती है, उस पर फोर्स मोशन के अपोजिट अप्लाई करता है। इसका क्या कंक्लूजन हुआ, फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है। क्या कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है। तो ये फोर्स का अगला इफेक्ट हो गया। तो फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब एक केस हम और ले सकते हैं, लास्ट केस में देखिए। इस केस में
लुक फ्रंट, देखो बच्चों सभी देखो इधर, सिट प्रॉपरली, सीधे बैठो, इरेक्ट योर स्पाइनल कार्ड, अपनी स्पाइनल कार्ड इरेक्ट करो, बिल्कुल सामने देखो। ओके गुड, स्मार्ट लुकिंग क्लास। देखिए ये बच्चों एक प्लास्टिक या रबर की बाल है, ये एक रबर की बाल है। क्या है? रबर की बाल है। और आपने इसको ऐसे फोर्स, इसको देखिए ऐसे फोर्स अप्लाई किया, अब ये बताइए क्या होगा, इसका क्या शेप चेंज हो जाएगा या नहीं? चेंज हो जाएगा। क्या साइज चेंज हो जाएगा या नहीं? चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में देखो बच्चों, एक तो इसका साइज चेंज हो जाएगा, रबर बॉल है तो ये कोलैप्स हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो सकता है, ये स्फेरिकल के बजाय किसी और शेप की हो सकती है। अच्छा एक और एग्जांपल बताओ, ये कोई एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और आपने स्प्रिंग पर फोर्स ये अप्लाई किया तो इसकी लेंथ क्या होगी? चेंज हो जाएगी, ये कंप्रेस हो जाएगी, तो इसका साइज चेंज हो गया ना। इसका क्या कंक्लूजन हुआ कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम एक स्पेशल मेथड से फोर्स अप्लाई करें किसी ऑब्जेक्ट पर, जो तो वो क्या कर सकता है, उसकी शेप और साइज को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? शेप और साइज को चेंज कर सकता है, बॉडी को डिफॉर्म कर सकता है। आपके घर में आपकी मम्मी क्या करती होंगी? आटा गूंथती होंगी, ठीक ना, फ्लोर को निटिंग करती होंगी, और जब वो प्रिपेयर हो जाता है आप जाइए उसमें अपनी फिंगर डिप कर दीजिए तो उसका, या उसको प्रेस कर दीजिए तो उसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो जब हम फोर्स किसी बॉडी पर नॉर्मली अप्लाई करें तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? शेप एंड साइज चेंज हो सकता है। तो यहां से आपने क्या कंक्लूजन निकालना? फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ बॉडी इन मोशन, फोर्स कैन स्पीड अप अ बॉडी, फोर्स कैन स्लो डाउन अ बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। मीन्स आपने देखा कि फोर्स किसी बॉडी जो रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है, मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, फोर्स बॉडी को स्पीड अप कर सकता है, फोर्स बॉडी को स्लो डाउन कर सकता है, फोर्स बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकता है, फोर्स बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। अगर स्टूडेंट इनमें से कोई भी चीज हैपेंड हुई तो हम कहेंगे बॉडी की स्टेट चेंज हो गई। क्या हो गई? स्टेट चेंज हो गई। और जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स इस तरीके से अप्लाई करें कि उसका शेप या साइज चेंज हो जाए तो हम ऐसे फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये रही फोर्स की डिफिनेशन, ये रहा फोर्स के इफेक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द, या व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो आप क्या बताएंगे? आंसर सुनिए, अपने नोटबुक में राइट करेंगे। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी। Second, force can change the state of motion of a body. Force can speed up a moving object. Next, force can slow down a moving object. Force can change the direction of a moving object. Force can change the shape and size of a object. Okay, these are called the effect of forces. These are called effect of forces. इनको इफेक्ट बोलते हैं। तो आप अपने नोटबुक में ये सारे पॉइंट राइट करेंगे, इन सब के आगे इनके फिगर्स ड्रा करेंगे, तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? और क्लियरिटी आ जाएगी। तो फोर्स की ये डिफिनेशन हो गई। अब जाते जाते एक पॉइंट और आपको बता दूं बेटा, उसको बहुत ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट को। जब भी फोर्स की बात की जाए तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है।
which body is applying the force, on which body the force is applied. मीन्स फोर्स कौन सा बॉडी अप्लाई कर रही है, किस बॉडी पर अप्लाई कर रही है. सपोज कर लो अर्थ, कोई एप्पल अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो इस फोर्स किस पर अप्लाई हो रहा, एप्पल पर. कौन अप्लाई कर रहा, अर्थ. तो आपको ये बात देखना है कि फोर्स कौन सी बॉडी एग्जर्ट कर रही है, किस बॉडी पर एग्जर्ट की रही है, ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है. तो क्या क्या ध्यान रखना है कि बाई व्हिच बॉडी ऑन व्हिच बॉडी, आपको ध्यान रखना है बाई व्हिच बॉडी ऑन व्हिच बॉडी. मीन्स जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है, सपोज कर लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है. ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है. बॉडी ए बी पर फोर्स अप्लाई कर रही है. ये बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई कर रही है. तो इसको आप क्या राइट करेंगे, देखिए फोर्स ऑन बी, देखो बच्चों फोर्स ऑन बी बाई ए, फोर्स ऑन बी बाई ए. इधर देखिए ऑन बी बाई ए, तो इसको क्या राइट करते हैं, इसको राइट करेंगे एफ बी ए, फोर्स ऑन बी बाई ए, फोर्स ऑन बी बाई ए, फोर्स ऑन बी बाई ए. अगर यहां पर बी ए पर फोर्स अप्लाई करती है तो इसको कैसे राइट करेंगे, फोर्स ऑन ए बाई बी. इसको हम राइट करेंगे एफ ए बी. तो जिस बॉडी पर फोर्स एग्जर्ट होता है, जिस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाता है वो पहले आता है, जिसके द्वारा एग्जर्ट किया जाता है वो बाद में आता है. जिस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाता है वो पहले आता है, जिसके द्वारा एग्जर्ट किया जाता है वो बाद में आता है. मीन्स यहाँ पर बी पर फोर्स है ए के द्वारा, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो देखिए बी पहले आया है ए बाद में आया है. यहाँ पर फोर्स ए पर है बी के द्वारा, तो देखिए ए पहले आया है बी बाद में आया है. तो आपको दो बातें ध्यान रखना है कि जब भी हम फोर्स की बात करें तो कौन सी बॉडी फोर्स अप्लाई कर रही है, किस बॉडी पर अप्लाई कर रही है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है. ठीक है ना, जरूर ध्यान रखना है. तो तुरंत आपके माइंड में आए व्हिच बॉडी इज अप्लाइड द फोर्स ऑन व्हिच बॉडी, कौन सी बॉडी अप्लाई कर रही है, किस पर अप्लाई कर रही है. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स स्केलर है या वेक्टर है, फोर्स कितने टाइप के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है. ये कई बातें आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अब आपको अपनी लाइफ में फोर्स जरूर अप्लाई करना है. एक ऐसा फोर्स अप्लाई करना है कि ये जो आप सो रहे हो उससे जग जाओ. कहते हैं जब जागो तभी सवेरा. ठीक ना. तो अब हमारे सभी बच्चों को जग जाना है और जग करके अपनी अपनी मंजिल के लिए, अपने अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल अलर्ट हो जाना है. और आपको अपने टारगेट के सिवा, लक्ष्य के सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए. क्योंकि जिनको टारगेट के सिवा बाकी सब कुछ देखे, आपको वो अर्जुन वाली मछली वाली आंख की कहानी याद है ना, जब द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा अच्छा बताइए सबको क्या क्या दिख रहा है, तो बाकी सब लोगों ने पेड़ बताया, टहनियां बताया, ब्रांचेज बताया, लेकिन उन्होंने किसी को एरो या तीर चलाने का आदेश नहीं दिया ना. लेकिन जब अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, और उन्होंने कहा शूट द एरो, और वो विजयी बन गए. क्यों? क्योंकि उनको केवल अपना लक्ष्य दिख रहा था, टारगेट दिख रहा था. आपको जो बनना है, आपके माइंड के अंदर दिन रात सोते जगते हर समय आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए. आपको हमेशा वही दिखे, वही, उसी में सो, उसी में जगो, उसी में सोचो, उसी में रहो. हमेशा 24 आवर्स आपको सोचना होना, आपका आपके हृदय में, आपके दिमाग में, आपकी सोच में आपका लक्ष्य होना चाहिए. तब सफलता आपके कदमों में होगी. ओके, हैव अ नाइस डे.